हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार मैं हर बार जब भी बोलता हूँ, जो भी नया वीडियो लाता हूँ, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आज हम एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं या करने वाले हैं। ट्रस्ट में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है मैं वो पढ़ता हूँ, एंड मैं मेरे को जो लगता है और भी इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो आज जो हम शेयर करने वाले हैं इट्स बेसिकली जो क्वार्टर थी, अभी जो पास क्वार्टर था प्रिसाइजली, उसमें जितने भी निफ्टी फिफ्टी कंपनीज के जैसे रिजल्ट्स आए थे उनका एक मैंने छोटा सा एनालिसिस करा है, या उनका एक एनालिसिस पढ़ा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। आई थॉट कि उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो वो ही मैं आज लेके आया हूँ। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, अगर आप में से किसी को, आप कोई बिल्कुल नया है, तो उनके लिए निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, कौन कौन से स्टॉक्स या कितनी कंपनीज होती हैं, कैसे बना था, उस वो सब मैंने अपने एक हमारी जो इन्वेस्टमेंट बेसिक्स करके एक सीरीज है उसके एक लेक्चर में मैंने कवर करा है पूरा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज whosoever is interested can go to the description of this video and check out the lecture. Okay, चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जितनी भी हमारी निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज थी, दे रजिस्टर्ड अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 24.5% इन एग्रीगेट नेट सेल्स। 24%, 24-24.5% की ग्रोथ हुई थी निफ्टी फिफ्टी कंपनीज में ऑन एन एवरेज। सबकी सबकी इतनी नहीं हुई होगी, लेकिन अगर मैं एवरेज देखूं तो क्यों, द ग्रोथ मोमेंटम एक्चुअली केम ऑफ इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, वेटेड डाउन बाय वीक डिमांड एंड एम एट रिकरिंग वेव्स। रिकरिंग वेव्स कौन सी वेव्स? कोविड का जो सेकंड वेव आया था उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज, क्योंकि लॉकडाउन काफी था, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, स्पेंडिंग हो नहीं रही थी, सो जो डिमांड फैक्टर था वो कम हो गया था। ऑल्सो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स भी बहुत थे कंपनीज के लिए, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी तो मार्जिन प्रेशर हो रहा था, कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स की स्कासिटी भी हो गई थी, प्रिसाइजली कमोडिटीज की। ठीक है, सो दैट वाज दोज दीज वर द टू थिंग्स जिसकी वजह से जो मोमेंटम था वो थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, ले ऑफ हुआ था। सेकंड पॉइंट देखिए, कमोडिटी सेक्टर सच एज एनर्जी एंड मटेरियल्स रजिस्टर्ड और रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ of 51.2% and 38.7% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली। अभी हमने बोला कि कमोडिटी प्राइसेस सोर्ड लाइक एनीथिंग, अगर मैं बोलूँ लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। सो जो एनर्जी और मटेरियल्स की कंपनी थी, जैसे मेटल्स जो बनाती है, जिनका रॉ मटेरियल्स आर कमोडिटीज, उनका एक्चुअली रेवेन्यू बहुत राइज करा था, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस हैव बीन गोइंग नॉर्थ। So, like it is being mentioned over here, thanks to a higher commodity price leading to better realizations, even as the sequential expansion for the latter saw some moderation. अगर commodity prices ऊपर जा भी रहे थे, लेकिन फिर भी अगर वो moderate हो गए तो, लेकिन जो इन्वेंट्री परचेज थी इन कंपनीज की, वो they were at a very cheaper prices. आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट जो होगा वो होगा, लेकिन अभी इन कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से दे एक्चुअली रजिस्टर्ड अ वेरी रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। थर्ड पॉइंट देखिए, 44 या 88% ऑफ द कंपनीज इन निफ्टी 50 रजिस्टर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यूज। अगेन हम किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पास क्वार्टर की, या FY फाइनेंशियल ईयर 22 के थर्ड क्वार्टर की। Besides materials, sectors that recorded revenue expansion but witnessed diminishing momentum quarter on quarter included generally utilities, industrials and healthcare. Diminishing momentum मतलब revenue expansion तो हुआ था, लेकिन उस तेजी से नहीं हुआ था जितना मैं बोलूँगा कि आइडियली एक्सपेक्टेड था। ठीक है, यूटिलिटीज की मैं जब भी बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इंडस्ट्रियल्स में आपका पूरा का पूरा, जैसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, हेल्थ केयर, एवरीबडी नोज, फार्मा एंड हॉस्पिटल्स की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्टर्स दैट रजिस्टर्ड अ सीक्वेंशियल पिकअप इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बिसाइड्स एनर्जी डिस्पाइट अ वीक डिमांड इंक्लूड्स, ये बड़े प्यार ध्यान से सुनिएगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कौन से स्टॉक्स होते हैं? वो स्टॉक्स विच अ कस्टमर, जिनके प्रोडक्ट्स एक कस्टमर डिस्क्रिशन पे ले सकता है, एसेंशियल नहीं है। ओके, फिर सेकंड कौन सा था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT हैज बीन शोइंग अ रियली प्रॉमिसिंग ग्रोथ। ओके, क्योंकि एंड इट हैज नो रिलेशन एज फार एज
commodity prices are concerned. So they had actually really good kind of growth. Communication services companies like Bharti Airtel, Jio, may precisely Reliance Industries, actually shown a very great deal of growth in their ARPUs. Okay, consumer staples, जितने भी necessity के items थे, they did pretty good. Okay, so these were the companies जिनमें quarter on quarter sales जो थी वो अच्छी थी. Okay, in mind it, we are only talking about currently Q3 FY22. Okay, consumption demand continued to remain subdued amid reoccurring COVID-19 waves. कंजम्पशन डिमांड लो थी क्योंकि लॉकडाउन था, ऑब्वियसली काफी लॉकडाउन था, काफी टाइम तक रहा था. Elevated commodity prices was one of the reason, and as I mentioned in the first point, supply side bottlenecks. So these were the three main reasons which actually led to the slowdown in growth momentum. Okay. While government capex expected to be strong this year, uncertainty over demand revival is a deterrent to private sector spending. गवर्नमेंट अपनी तरफ से सॉप्स दे रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, सब्सिडीज भी दे रही है, अपनी तरफ से टैक्सेस भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, स्पेंडिंग हो, इकोनॉमी पिकअप करे. लेकिन कोविड-19 समझ लीजिए, कमोडिटी प्राइस राइज समझ लीजिए, जो मर्जी रीजन समझ लीजिए, डिमांड रिवाइवल विल बी अ चैलेंज. सो अगेन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग जो होगी वो थोड़ा सबड्यूड ही रह सकती है. ओके, ये ग्राफ देखिएगा प्लीज. लेट मी, हाँ, इसमें अगेन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि सेल राइज कितना था. देखिए सबसे ज्यादा सेल्स राइज देखिए नीचे एनर्जी सेक्टर में. ईयर ऑन ईयर बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रोथ की. 51.2% वाज एनर्जी, मटेरियल्स 38.7%, एक्स फाइनेंशियल मींस एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल, निफ्टी 50 एक्स फाइनेंशियल 31.7%, इन टोटल निफ्टी 50 24.5. नेगेटिव किसका था? फाइनेंशियल्स का और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का. फाइनेंशियल्स का क्यों? कोविड-19 की वजह से आई थिंक बैड लोन्स भी थे और प्रोविजनिंग इन लोग को बहुत ज्यादा करनी पड़ी थी. दैट वाज द रीजन प्रिसाइजली. ओके, आगे चलते हैं. फिर हम बात करते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस की, इन्फ्लेशन वाज द मेन रीजन व्हिच स्पॉइल्ड द ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ द कंपनी. While EBITDA for Nifty 50 universe excluding financials grew by 16.2% year on year and 6.1% quarter on quarter, मेन जो हिट आया था वो ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे आया था. ऑपरेटिंग मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय 250 बिप्स ईयर ऑन ईयर एंड 123 बिप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अगेन व्हाट वाज द रीजन? राइज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. ऐसा क्यों हुआ था? इन्फ्लेशन अगेन. ओके, input cost for the Nifty 50 companies rose by 45.3% year on year thanks to the rising commodity prices. Please ये बहुत जरूरी पॉइंट है. एंड ट्रस्ट मी, अभी भी इन्फ्लेशन इज ऑन अ सोर. अब तो जो क्रूड के प्राइसेस इस वॉर की वजह से जो हुए हैं, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि कितना मार्जिन प्रेशर यहाँ पर आएगा. एंड आई थिंक मार्केट इज एडजस्टिंग टू दैट ओनली. कि जितने भी, एवरीबडी नोज मार्केट में सब कुछ फ्यूचरिस्टिक होता है. ओके, सो इन्फ्लेशन अगर क्रूड सस्टेन्स अबव $100, दैट्स ट्रबल फॉर मार्केट्स. ओके, टोटल एक्सपेंसेस रोज बाय 34.2% एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन वर्सेस 24.5% इंक्रीज इन सेल्स जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, एंड 14.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, indicating a very negative operating leverage where increase in total operating cost has outpaced the increase in revenues. That was the reason margins took hit. That was the reason companies ऐसी सिवाय commodity related stocks या materials और energy के अलावा nobody actually showed a very high amount of growth. This in turn led to the operating margins contracting to seventh low. प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इट विल टेल यू कि व्हाई, इट विल गिव यू एन आइडिया व्हाट इज द मेन रीजन. ठीक है, वॉर है, ठीक है, क्रूड बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है पास्ट क्वार्टर में जिसकी वजह से सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, जो भी मार्केट में करेक्शन हो रहा है. प्लीज बड़े गौर से, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सेक्टर वाइज ऑल द सेक्टर्स एक्सेप्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर विटनेस्ड कॉन्ट्रैक्शन इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स, reflecting the limited capacity of corporates to pass on the elevated input cost to final products in the light of a weak demand environment. मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज और हेल्थ केयर के अलावा जितने भी कंपनीज हैं, मोस्टली रादर, दे एक्चुअली, उनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन था दे सफर्ड, क्योंकि वो कस्टमर को
जो राइज हुआ था कमोडिटी प्राइस में इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन सर्विसेज और हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कमोडिटीज। इसमें आईटी भी डाल सकते हैं हम, लेकिन आईटी का रीजन कुछ और था। ओके, अट्रीशन वाज वन, अट्रीशन जो हाई अट्रीशन रेट वाज वन ऑफ द रीजंस की जिसमें आईटी में करेक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड अगेन बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ने की बात हो रही है यूएस में, यहाँ बढ़ रही है। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज अगेन भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, आरपूज में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स को भी लेना देना नहीं है कमोडिटी प्राइसेस से। ठीक है, अभी हमने बात करा था कॉस्ट इंक्रीज की। रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड सैलरीज एंड वेजेस ऑफ निफ्टी 50 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज इन द क्वार्टर गॉन बाय हैव इंक्रीज ईयर ऑन ईयर एज एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल। देखिए नीचे जो ग्राफ है, रॉ मटेरियल्स देखिए कितना बड़ा है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। सैलरी और वेजेस देखिए, मेनली टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इतना बढ़ने का रीजन क्या है? रॉ मटेरियल्स, कमोडिटीज। ओके, इनपुट कॉस्ट फॉर द निफ्टी 50 कंपनीज excluding financials rose by 45.3% year on year and 17.4% quarter and quarter. The only reason जिसकी वजह से सब कंपनीज की मार्जिन हिट हुई हैं was rise in the input prices. Please keep this in your mind. वापस EBITDA ग्रोथ, अब यार अगर मार्जिन हिट हुआ है, EBITDA ग्रोथ भी हैम्पर हुई होगी। सबसे ज्यादा किसकी हैम्पर हुई होगी? देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, EBITDA ग्रोथ नेगेटिव में चले गई है दिसंबर 21 में। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी है अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा। और किसकी? इंडस्ट्रियल्स, EBITDA ग्रोथ है ये। मटेरियल्स की पॉजिटिव है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहने देते हैं। अब निफ्टी 50 देख लीजिए एज अ बंच 14.9% ग्रोथ है, उतनी नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो डिग्रोथ हुई है। ओके, ईयर ऑन ईयर देखें ग्रोथ है। ओके, फिर विद इन द निफ्टी 50 यूनिवर्स 24 ऑफ 39 और 62% ऑफ द नॉन फाइनेंशियल कंपनीज रजिस्टर्ड एन EBITDA एक्सपेंशन। ओके, EBITDA एक्सपैंड हुआ है मार्जिन से, ये मार्जिन है, लेकिन ये जो हमने टेबल दिखाया देयर इज EBITDA मार्जिन। ओके, सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेगेटिव, कंज्यूमर स्टेपल्स नेगेटिव, इन्फ्लेशन, राइज इन द इनपुट प्राइसेस। यार इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड। अब सामने वाला बंदा यार पास करोगे तो महंगी चीजें मिलेंगी, वो डिस्क्रिशन है उसकी, उसकी पॉकेट अलाउ करेगी तो खरीदेगा, नहीं अलाउ करेगी तो नहीं खरीदेगा। इंडस्ट्रियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटीरियल्स, यूटिलिटीज, इन टोटल अगर आप देखो निफ्टी 50 कंपनीज की ईयर ऑन ईयर चेंज कितना हुआ है? ईयर ऑन ईयर चेंज कितना है? जस्ट से कहा गया, आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने डिलीट बटन दबा दिया था, आई एम सो सॉरी। हाँ, ईयर ऑन ईयर देखिए कितना हुआ है नेगेटिव। निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं ईयर ऑन ईयर EBITDA मार्जिन हैज डिक्रीज्ड बाय 216 बिप्स, 216 बिप्स। दैट्स शॉकिंग। सो फिर सेक्टर वाइज EBITDA ग्रोथ देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन? एनर्जी, फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज, वही हम बात कर रहे हैं। EBITDA मार्जिन, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स का तो होना है यार, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, फिर यूटिलिटी, सबसे कम किसका? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। EBITDA ग्रोथ नेगेटिव किसकी? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की। यही हम अभी अभी तक पढ़ रहे थे, आगे भी। अभी EBITDA मार्जिन का चार्ट देखते हैं एक बार। निफ्टी 50 कंपनीज का देखिए कैसा है। निफ्टी 50 कंपनीज का कौन सा है? ये ब्लू वाली लाइन देखिए, जून 20 के बाद राइज पे था लेकिन अब डिक्लाइन पे है। EBITDA मार्जिन डिग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे देखते हैं, जो हम बात कर रहे हैं वीक डिमांड एंड मार्जिन प्रेशर्स, व्हाट द रीजंस दैट एक्चुअली इंपैक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सारी की सारी बात वहीं पे घूम के आती है कि जो भी वीक डिमांड थी वो कोविड की वजह से थी, और उस पे जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, नहीं बोलूंगा उल्टा हो जाएगा, सॉरी, कि आग आग में घी या तेल डालने वाला काम कर दिया इन्फ्लेशन ने। While aggregated adjusted PAT for the Nifty 50 companies grew by a decent 27%, the growth was largely led by commodity sectors. निफ्टी 50 के पूरी अगर आप एवरेज ग्रोथ देखेंगे 27% थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट करा? कमोडिटी सेक्टर्स। आप देख लीजिए उठा के किसी भी मेटल सेक्टर, टाटा स्टील के रिजल्ट देखिए, हिंडाल्को के देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील के देखिए, दंग रह जाएंगे। टाटा स्टील ने तो शायद हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिया था अभी लास्ट क्वार्टर में। Excluding these sectors, the Nifty 50 companies posted a marginal, in sectors को हटा दीजिए, marginal 0.6% year on year growth and margin contraction by 113 bips. Again, weak demand scenario and
राइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। थैंक यू सो मच। ये इन्फ्लेशन ने, ट्रस्ट मी, मोस्ट जितने भी कंपनीज के कमोडिटीज रॉ मटेरियल्स हैं उनकी मार्जिन बहुत हिट करी हैं। सेविंग्स और ड्रॉप इन इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज बाय 4% ईयर ऑन ईयर वर ऑफसेट बाय राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स। कर्जा कम था, इंटरेस्ट रेट कम थे, दैट वर ऑफसेट बाय राइजिंग इनपुट प्राइसेस। PAT margin for the aggregate Nifty 50 universe improved marginally by 21 bips to touch 10.9% था। Nifty 50 universe, minded we are talking about all the companies of Nifty 50 as a basket, not any individual company in this entire video. Okay, 36 or 72% of the Nifty 50 companies posted a year-on-year expansion in the net profit. एक्सपेंशन है, राइज है, लेकिन उतना नहीं है जितना एंटिसिपेटेड था, जिसकी वजह से मार्केट रैलीड अप टू 18,600। सो रियलिटी चेक हो रहा है अब। ओके, सेक्टर्स दैट वर लगार्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्लूडेड, अभी हमने देखा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वर द वंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट। अगेन हाई एम्प्लॉय कॉस्ट में डू ऐड दैट अट्रीशन फैक्टर टू इट। आई वाज रीडिंग समवेयर कि आई थिंक अट्रीशन रेट राइज अप टू 25-26%, मतलब हर 4 में से एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, आईटी का चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है। इंडस्ट्रियल सबड्यूड प्राइवेट कैपेक्स वाज वन अदर फैक्टर सेक्टर व्हिच वाज अ लगार्ड। The sectors that witnessed an expansion in margins, financials, improved loan growth, सस्ते कर्जे हैं, better asset quality and higher collections, expansion in margins, लेकिन cost pressure इन पे पूरा था। Energy, improved revenues for upstream companies due to higher crude prices directly, जो crude एक तरह से manufacturers हैं, ONGC, Reliance, materials, improved revenues for commodity sectors due to higher realization, Tata Steel स्टील बना रही है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम बना रहा है, रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम शीट्स बना रहा है, एल्यूमिनियम निकाल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये ग्राफ देखिए, पैट ग्रोथ देखिए निफ्टी 50 कंपनीज का प्लीज। अगेन सबसे ज्यादा किसका, गैस कीजिए, देखिए चार्ट में, मटेरियल्स। सबसे कम किसका, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। आईटी का देखिए just 5.5%. So in total it was the materials, अगर आप देखेंगे materials and energy which saved the day for Nifty, जिसकी वजह से आज भी ईयर, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डिग्रोथ है, ये सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कितना था 38.4, अभी कितना है, इसमें मटेरियल्स का कंट्रीब्यूशन देखिए 154। समझ में आ रही है? तो प्लीज अभी बाद में बात करेंगे इस बारे में कि इस मार्केट में सेफ सेक्टर्स या टू बी इन सेक्टर्स क्या हैं। आप खुद बता सकते हैं लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ है। आई डोंट हैव टू टेल एनीबॉडी, नंबर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरी पर्सनल राय नहीं है, नंबर्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी रिपोर्ट्स जो है एनएससी से है, एनएससी की रिपोर्ट है जो मैंने स्टडी करी है, जिसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी कहीं से भी मैंने कहीं से भी उठाई है। ओके, सो ये एनएससी की रिपोर्ट्स हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता एनएससी से ज़्यादा कोई रिलायबल सोर्स है कोई। सो वहाँ से अगर हम देखें इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें, सो वी कैन मेक आउट कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो विच आर द सेक्टर्स टू बी इन। ओके, पैट मार्जिन सबसे ज़्यादा किसका हिट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका हिट, मटीरियल्स। बड़ा किसका है, फाइनेंशियल्स का बड़ा है, नो डाउट। कम्युनिकेशन सर्विसेज कैन बी अ सेफ स्पॉट, बट too much government intervention as far as I am concerned, so I'm not comfortable being in communication services, so isliye I never talk about them. Yeah, I do like talking about the numbers, I do like the sector, I do personally feel there is a lot of growth prospects as far as communication services is concerned. अगर आप calling rates देखेंगे इंडिया में, आप calling rates देखेंगे abroad, there is a lot of catch up to do as far as we are concerned. Okay, so आगे चलते हैं। ये जो स्लाइड है, दिस इज बेसिकली अबाउट द अर्निंग रिवीजन एनालिसिस, जो कि करा है बंच ऑफ एनालिस्ट ने। दे हैव केप्ट इट ब्रॉडली अनचेंज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। एग्रीगेट कंसेंसस एस्टिमेट्स फॉर FY22 एंड FY23 have remained broadly unchanged in 2022 thus far.
when we are talking about our analysis, I'm talking about the analyst analysis. That's not me. Okay. What analyst is saying कि the performance of 200 covered companies by market cap show that while the aggregate profit estimates have been broadly retained, अब ये rupees में बात कर रहे हैं, okay? Profit estimate for FY23 has been seen a meager 1% upgrade. That's it. This follows nearly 7.3 and 8% increase in FY22 and FY23 profit estimate respectively. Okay. With this, the aggregate earnings of top 200 companies are expected to grow at a strong rate of 41% to 21.8%. अगर आप देखेंगे तो इट इज इन द लाइन जो अभी हमारा FY22 में राइज हुआ है. ओके, नथिंग जैसे बोलते ना कि टू बुलिश, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा. कैगर देखिए ना कितना है 3 साल का, 31% FY21 से 23 का. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू बर्न. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर फरमाने वाला है ये पढ़िए. प्राइमरीली लेड बाय कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये मेरे ख्याल से गलत होगा. Consumer discretionary has been going it down. Okay, industrials, financials and materials. Okay, एक मिनट, let me remove ये, I think typo होगा यहाँ पे. Just a sec. Okay, profit growth in FY24 is currently estimated at 15.6%, translating into an earnings CAGR of 18.4%. अगेन 22-24 3 साल का. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कोविड की वजह से वीकनिंग ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, फिर along with that rising of input prices and supply side bottlenecks weighted on the profit growth for non commodity sectors. Okay, ये जो मैंने लास्ट में जो अंडरलाइन करा हुआ है, प्लीज 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 इसे बड़े ध्यान से. with earnings remaining broadly intact over the last couple of quarters following the huge upgrades over the previous 6 quarter. अगर आपको याद हो कितने अपग्रेड्स मिलते थे हर कंपनी को, नहीं, जब तक इन्फ्लेशन खतरा नहीं बना था. फिर डाउनसाइड रिस्क टू अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी फ्रॉम हियर ऑन माउंटिंग. अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही रहा तो डाउनसाइड रिस्क, डाउनग्रेड्स पड़ेंगे, मार्जिन प्रेशर बढ़ेगा, प्रॉफिट्स कम होंगे. If the demand fails to revive, supply side shortages continue and cost push pressures intensify. इनपुट, अगर इन्फ्लेशन ऐसे परसिस्ट करा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते रहे, इनपुट कॉस्ट बढ़ती रही, सप्लाई शॉर्टेजेस होते रहे, तो वी आर इन अ वेरी, जैसे बोलते हैं ना, ग्लूमी सिनेरियो. यहाँ पे डाउनग्रेड्स दिख सकते हैं हम लोग को बहुत सी कंपनीज पे. मैंने फिर बोला ना आपको, आई डोंट हैव टू टेल यू कि इन नंबर्स के बाद कि व्हाट आर द सेक्टर्स टू बी इन. हम लोग एक करेंगे धीरे धीरे. जैसे मैंने अभी एक SBI का वीडियो रिकॉर्ड करा था. आई record some other stocks. I'll try and study some other stocks as well, and will come up with the facts and analysis of those companies. So please stay tuned to my channel. Last but not the least, this is a very important slide. ये निफ्टी का मीन EPS है for the calendar years. अगर मैं देखता हूँ 2021, okay, 2021 का अगर मैं EPS देखूँ, look at this. 2021 में निफ्टी इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. आज हम 2021 में थे, लेट्स सपोज. सो सॉरी, आई डोंट नो कि मेरे से डिलीट का बटन क्यों दब रहा है इतना. सो FY22 का EPS is somewhere around 888. We are trading somewhere around 15,900 के around. So that comes around PE of 18. That is what our five-year average is. So we are coming into a zone where we can say okay fine कि निफ्टी इज एंटरिंग अ बाइंग टेरिटरी. लेकिन अगर मैं एक साल फॉरवर्ड चलता हूँ, फॉरवर्ड EPS देखता हूँ 2023 का, इट्स अराउंड 1000. सो निफ्टी हैज एंटर्ड, इज ट्रेडिंग बिलो द 5-year एवरेज P, दैट इज 18 के अराउंड ही है वो एवरेज. वी आर एट 16 एज पर दैट. और जितना हम करेक्ट करेंगे, वी विल बी एंटरिंग इन अ ग्रेट बाइंग जोन. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि जो मार्केट के ऑनगोइंग करेक्शन है आपको कूद के एकदम से बाय कर लेना चाहिए. there is a very high geopolitical risk which is weighing on the markets. Let that settle down. मार्केट को सेटल डाउन होने दीजिए. ओके, अगर मैं निफ्टी के EPS और मैं बोलूँ कि फंडामेंटल से जाऊं, बस निफ्टी हैज केम डाउन टू अ वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि रिस्पेक्टेबल लेवल्स नाउ, एंड सूनर और लेटर दिस शुड बी एंडिंग. अब अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट 15,000 आ जाती है तो 15 का PE पे ट्रेड कर रही है 1 year फॉरवर्ड के EPS के हिसाब से,
अगेन 15p इज डॉट चीप। जनरली ये बोला जाता है कि अगर 8-10 की पी पे आ जाए मार्केट तो सब कुछ कूद के ले लो। 8-10 की पी पे आएगी नहीं, डोंट गेट स्केर्ड। 8-10 के पी का मतलब 8-10 हज़ार निफ्टी मुझे नहीं दिखता, और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। नंबर लेवल्स आर जस्ट नंबर्स फॉर द मार्केट्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट्स आर कमिंग टू डिसेंट इनफ लेवल्स, okay, if we only go by fundamentals, but market is driven by fundamentals and sentiments. So please take investment, all your investment decisions very wisely. Please consult your financial advisor. And last but not the least, ये लेक्चर, ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 मुझे लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।